वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे सीजीएल के पीवाईक्यूज़ इंग्लिश के, और हम जो है पहुंच चुके हैं शिफ्ट एक। जो है हमारी शिफ्ट एक है 24 सितंबर 2024 की। ठीक है, मॉर्निंग का शिफ्ट में हम जो है पहुंच चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है हमें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम को बताना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है इस सेंटेंस में से। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2024 के सीजीएल में तो आपने देखा है, पिछले इतने शिफ्ट्स आपने देख लिए हैं, तो धूम मचाई हुई है इस वर्ड ने। ठीक है, एकोमोडेट। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट द अवियरीसियसनेस। ठीक है, NESS एंडिंग वर्ड है, तो ऑफकोर्स आपका ये एक नाउन जो है वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ तक होता तो ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही जो है देखना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है हमारा। इसका मतलब आप बोल सकते हो लोभी बोल सकते हो, ठीक है, लालची बोल सकते हो, है ना। एक वर्ड और बोल सकते हो कंजूस। ठीक है, कंजूस भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक, अच्छा, उसके इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट द एवियरीसियसनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चार वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनरोसिटी, जो कि आप हमारा एक नाउन जो है वर्ड यहाँ पे रहेगा। और जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, उदारता, हाँ ठीक है, उदारता बोल सकते हो आप लोग। दानशीलता बोल सकते हो। ठीक है, दानशीलता बोल सकते हो। क्रिटिसिज्म का आलोचना हम लोग जो है बोल सकते हैं। उसके बाद हेटर्ड का मतलब आप घृणा एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। एनवी का मतलब आप ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष द्वेष बोल सकते हो आप लोग, है ना, द्वेष, है ना, ईर्ष्या बोल सकते हो। ओके, अब देखो क्या करना है। एंटोनियम बताना था ना हमने, एवरीशियसनेस का, है ना। तो एवरीशियसनेस का मतलब लोभी, लालची, कंजूस आप बोल सकते हो। तो इनमें से घृणा हो नहीं सकता, आलोचना नहीं हो सकता, ईर्ष्या नहीं हो सकता। तो जेनरोसिटी जो है हमारा क्या होगा? सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही हैज़ रिटन ए बेस्ट नॉवल। तो यहाँ पे हमारा लिख रखा है हैज़, हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको चेंज किस में करते हैं? यहाँ पे हम लोग बीन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ बेस्ट सेलिंग नॉवल हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हैज़ हैव रहेगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अ बेस्ट सेलिंग नॉवल हैज़ बीन रिटन, किसके द्वारा? बाय हिम। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखा है, और इनको हमने क्या करना है, एक तरीके से असेंबल एक तरीके से करके, और हमने क्या बना देना है, एक सेंटेंस जो है हमने इससे प्रॉपर बना देना है। तो PQRS हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। हर फेस आई हैव फॉर अ ईयर नोट सीन। देखो ये पहले नंबर पे हो नहीं सकता, हर फेस हो सकता है, फॉर अ ईयर जो है हो नहीं सकता। तो आर या एस से जो भी स्टार्ट हो रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, पी से हमारा आंसर हो सकता है, क्यू से हमारा आंसर हो सकता है। तो आई हैव से स्टार्ट करें, इसको जो है पेंडिंग ऑप्शन में रखें। आई हैव से स्टार्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करो। आई हैव, फिर हमारा आया नोट सीन। ठीक है, हैव के साथ नोट सीन जुड़ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। हर फेस, ठीक है, फॉर आ ईयर, वेरी गुड, यही हमारा जो है सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने उसका चेहरा जो है पिछले 5 साल से नहीं देखा, या कुछ इस तरीके का कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एंटोनियम बताना है हमने बैरन का। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको रखते हैं। बैरन का मतलब आप बंजर एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, कैन यू, इसका आइडिया लगाना है, इससे हमें एंटोनियम अपना ढूंढना है। ठीक है, कैन यू बिलीव हाउ मच ट्रैफिक देयर इज टूडे? ग्रम्बल्ड Tom, glancing at the
कंजेस्टेड रोड अहेड। तो यहाँ पे बिलीव का मतलब आपको विश्वास एक तरीके से देखने को मिलता है। गैलेंसिंग का मतलब होता है बिल्कुल टकटकी लगा कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, ठीक है, लगा कर देखना बोल सकते हो। ग्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? ग्रम्बल्ड का मतलब हमारा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि शिकायत करना, शिकायत करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद कंजस्टेड, कंजस्टेड होता है संकरा या भीड़ा, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, भीड़ा। ओके, तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर है वो क्या निकल के आना चाहिए। देखो बैरन, बैरन का मतलब यहाँ पे दे रखा है बंजर, और फिर यहाँ पे ग्रम्बल्ड शिकायत हो नहीं सकती, विश्वास की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, गैलेंसिंग एक टकटकी लगा के देखना, बच गया हमारा कंजस्टेड। अब ये सही आंसर एक तरीके से इसके साथ बैठ नहीं रहा है, लेकिन एसएससी या टीसीएस का एक तरीके से मानना है कि हमारा कंजस्टेड इसका जो है सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और ज़्यादा बोलना अभी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक तरीके से सोचना पड़ेगा, फिर ही हम जो है इसके ऊपर कोई डिसीज़न ले सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इसमें बताना है हमारे सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन जो भी सेगमेंट दे रखा है वर्ड का, ठीक है। ए हर्ड ऑफ कैटल, इसको हम जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो यहाँ पे हर्ड आपका कलेक्टिव नाउन होता है वैसे। तो कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फीमेल्स, कब्स एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स। तो यहाँ पे आपका हर्ड ऑफ कैटल जो है किससे एक तरीके से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हर्ड ऑफ जो कैटल है वो आपका लॉयंस, प्राइड लॉयंस पे है, स्कूल ऑफ फिश पे है, या पैक ऑफ वॉल्स पे है, या फिर फ्लोक ऑफ बर्ड्स पे है। तो प्राइड ऑफ लॉयंस पे ये आपका एक तरीके से इसको जो है क्या कर सकता है, ये रिप्लेस कर सकता है। अब प्राइड ऑफ लॉयंस जो है हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि ईडियम का हमने मीनिंग बताना है। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, जब बहुत ज़्यादा पैसे की एकदम से जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेनी डे जो है एक तरीके से हम लोग बोलते हैं। उसको रो डील नहीं बोलते, उसको रैश ऑफ समथिंग नहीं बोलते, रैप ओवर द नोकल्स एक तरीके से नहीं बोलते हैं। तो रेनी डे एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा डिफ़िकल्ट जो है टाइम होता है जिसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एकदम से इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत हमें पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो होता है एथीस्ट, आस्तिक। कौन होता है वो? आस्तिक होता है। एनार्की, अराजकता, अराजकता, ठीक है। उसको भगदड़ या इस तरीके का माहौल जो होता है वो एनार्की। एमतुर, शौकीन, ठीक है, शौकीन इसको बोल सकते हैं। ऑटोक्रेट, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक तरीके से आपको देखने को मिलती है ऑटोक्रेट, ठीक है, जिसमें ऑटोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट का टाइप है, और ऑटोक्रेट उसमें जो है गवर्नमेंट चलाता है। तो तानाशाह आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और ऑटोक्रेसी क्या होती है? तानाशाही, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्रेसी ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, इसमें से कौन सा है। मेजरमेंट, यू नहीं दे रखा, यही गलत हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। रीज़न, आपके क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं रीज़न, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति, पावर उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंटल मतलब आपको जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस है, आपको काफ़ी क्या है, विश्वास, विश्वस्त, विश्वस्त आप एक तरीके से आपको बोल सकते हो। मेजरमेंट, मापन आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे गलती जो है कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, MEA, उसके बाद आपका UR, ठीक है, UR, फिर E आएगा आपका, ठीक है, UR, ये दोनों कट जाएंगे, E, मेज़र, है ना, फिर MENT, है ना। ये S को काट के, SE को काट के U लिख दो आप, तो ये आपका मेजरमेंट आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो भी अंडरलाइंड वर्ड है उसका सेंटेंस के अंदर। आई शो अ शैबी लुकिंग मैन,
शैबी लुकिंग मैन मतलब एक तरीके से गरीब दिखने वाला व्यक्ति है ना। लिविंग इन द कैविटी ऑफ माउंटेन, तो यहाँ पे कैविटी क्या होता है, कैविटी का मतलब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कैविटी जो है एक रास्ता हो जाता है कैविटी, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे एक होल होता है ना, उस तरीके का सुराग के जैसा कुछ है ना। तो यहाँ पे आपका एलिवेशन ये इसी का तो बना रखा है, तो होल ही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। होल ही हमारा यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, एलिवेशन का, माउंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, उसके बाद आपका एक सेंटेंस दे रखे हैं, तीन चार सेंटेंस दे रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं ABCD करके, उनको एक सीक्वेंस वाइज जो है लगाना है, जो कि जम्बल्ड ऑर्डर में आपके सेंटेंस दे रखे हैं, उनको सीक्वेंस वाइज में लगा के उससे जो है हमारा सही आंसर हमने बना लेना है। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज एजार, देखो किसी डोर की बात चल रही है, डोर से पहले द भी लगा हुआ, किसी स्पेसिफिक डोर की बात चल रही है तो वो डोर की बात पहले भी चली होगी, तो ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता है एटलीस्ट, ठीक है। तो उसके बाद द टैक्सी स्टॉप्ड में भी अभी इसको पेंडिंग में रखता हूँ मैं, ठीक है, पेंडिंग में हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। ओके, मिस्टर सैदर वेट फ्लंग हिमसेल्फ आउट, उस वो अपने आप को प्लंग करता है और रेस करता है अपने आप को द स्टोन स्टेयर्स टू द सेकंड फ्लोर लाइक अ यंग एथलीट, है ना, यंग एथलीट के जैसे वो चलता है। अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज एक तरीके से अपने आप को देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पहला जो क्या बोलते हैं उसको सेंटेंस एक तरीके से अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही पुश्ड इट ओपन एंड द ग्रेट वॉइस वेलकम्ड हिम, तो यहाँ पे आपका ये तो वैसे ही पहले नंबर पे नहीं है, तो इसका मतलब या तो हमारा बी, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, या तो हमारा बी पहले नंबर पे होगा या सी पहले नंबर पे होगा। तो यहाँ पे बी है, इसको ट्राई कर सकते हैं, ए को ट्राई नहीं करेंगे, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको भी ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो हम बी से ट्राई करते हैं और बी से हमारा द टैक्सी स्टॉप्ड, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि ये पहले नंबर पे आपका रहेगा, ठीक है। अब ये देखो कि ए उसके बाद फिट बैठ रहा है या सी फिट बैठ रहा है, बस एक चीज़ देखनी है, उसके बाद ए या सी में से हमारा आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। द टैक्सी स्टॉप्ड, ए को देखता हूँ मैं, द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज एजार, ये फिट नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब एक बार इरेज करके सही तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी को एक बार बना लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा इसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो भाई, देखो पहले नंबर पे हमारा बी आया, द टैक्सी स्टॉप्ड, ठीक है। उसके बाद सी, मिस्टर सैदरवेट फ्लंग हिमसेल्फ आउट, हाँ ठीक है, उससे बाहर निकला और वो पत्थरों की जो सीढ़ियाँ थी उनसे दौड़ता हुआ सेकंड फ्लोर पे गया एक यंग एथलीट के तरीके से। फिर क्या हुआ, उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, वो दरवाज़ा मतलब अंदर जो है वो गया और फिर उसने उसको ओपन किया, ठीक है, और ग्रेट वॉइस ने उसको वेलकम किया, सही है, ये जो है सही सीक्वेंस हमारा एक तरीके से देखने को हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका वॉइस जो है चेंज करना है हम लोगों ने, ठीक है, वॉइस जो है हमने बनाना है, ही रोट, पैसे वॉइस बनाना है, ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच फॉर द इवेंट। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको जब वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, वॉज या फिर वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है उसके साथ यूज़ करोगे। तो एन इंस्पायरिंग स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सब्जेक्ट को, एन इंस्पायरिंग स्पीच सब के अंदर है। उसके बाद आपका वॉज भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो आपके जो है सी और डी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे कट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका बीइंग दे रखा है, तो बीइंग आपका कॉन्टिन्यूस टेंस तो है नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो है नहीं, प्रेजेंट है, तो ये भी आपका कट जाता है, ये आपका सही आंसर यहाँ पे बी आपको देखने को मिलता है। तो वॉज रिटन किसके द्वारा, बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा यहाँ पे, फॉर द इवेंट एज इट इज़ आपका पीछे का पीछे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन,
ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन जो सेगमेंट दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। देखो, इट इज़ नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू सच अ थिंग, यू से सच अ थिंग। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, नथिंग एल्स, इसके साथ है ना एक चीज़ लगती है बट, जहाँ पे भी नथिंग के साथ बट नहीं है, नथिंग एल्स के साथ उसको काटते चलो। नथिंग एल्स बट यहाँ पे भी है, नथिंग एल्स बट जो है आपका यहाँ पे भी है। फिर आपका क्या चीज़ है, नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक्स, यहाँ पे क्या दे दिया, बट के बाद योर प्राइड विच मेक्स, यहाँ पे मेक दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेक और मेक्स में भी गड़बड़ कर रखी है, ये बट तो दोनों में इसने दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। उसके बाद हमने बताना है सेनोनियम, जो भी अंडरलाइंड वर्ड है सेंटेंस के अंदर। दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरीके से झगड़ा बोल सकते हो इसका, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ही बोलेंगे, कन्फ्लिक्ट बोलेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज़, है ना। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज़ का एक तरीके से क्लियर या साफ साफ एक तरीके से आपको एग्जाम्पल जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। झगड़ा बोल सकते हो इसको, विरोध भी आप इसको बोल सकते हो, है ना, द्वंद्व भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, तो क्योंकि ईगो की बात आ गई ना, तो यहाँ पे द्वंद्व आप जो है ले सकते हो, ठीक है। क्लैश भी सेम यही बात जो है बोल सकते हो आप लोग, कन्फ्लिक्ट में झगड़ा, विरोध या फिर द्वंद्व को बोल सकते हो। सेनोनियम बताना था तो ईजिली हमें अपना सेनोनियम मिल गया। इन्फ्लिक्शन जो है नाउन आपको वर्ड आपका देखने को मिलता है, और इसका मतलब क्या होता है, प्रताड़ना। प्रताड़ना इसका मतलब होता है जब किसी को सजा दी जाती है ना, तो वो प्रताड़ित एक तरीके से होता है, भोगता है वो उस चीज़ को, ठीक है। क्या करता है वो, भोगता है उस चीज़ को। मिनलिंग क्या होता है, मिनलिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, मिक्स्ड जो चीज़ें होती हैं। क्रैश का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल जो है नष्ट करना, नष्ट बोल सकते हो एक तरीके से, या फिर क्रैश जब सामने से जो टक्कर होती है ना, सामने से जो टक्कर होती है उसको भी एक तरीके से आप क्रैश एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। वैसे क्रैश का मतलब मसलना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या आंसर, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो सब्सटीट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखा है, ठीक है। मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक इट बैक बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड, है ना। मिस्टर आदिल जो है कोल्ड बैक हो गए, कोल्ड बैक नहीं होता, कोल्ड बैक नहीं होता, क्योंकि उसको है ना वो जो है ना जो है वो क्या नहीं हो पाए थे, वो एबल नहीं हो पाए थे ढूंढने में क्या, स्कूटर का पार्ट जो उसको ज़रूरत थी, है ना। तो यहाँ पे हमारा कोल्ड डाउन, कोल्ड ऑफ, कोल्ड अराउंड या फिर कोल्ड अप, देखो उसने है ना क्या किया, उसने सब जगह उन पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। तो उसको वो चीज़ मिली नहीं, तो उसने है ना कोल्ड अराउंड किया, ना कि कोल्ड ऑफ, ना कोल्ड डाउन, ना कोल्ड बैक और ना कोल्ड अप। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो है सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15th देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कहता है वही सेम चीज़ है पीछे वाली, अंडरलाइन जो ईडियम है उसका आंसर बताना है हम लोगों ने। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स लेट अस कॉल अ स्पैड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। कॉल अ स्पैड मतलब क्लियर कट जो है एक तरीके से बात करना, साफ साफ बोल देना, जो भी बात है बिल्कुल क्लियरली आपने जो भी बोलना है वो एक तरीके से बोल देना, सच बता देना, स्पीक ट्रूथफुल्ली जो है इसका आंसर आप लोग ईजीली दे सकते हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वर्ड बताना है, कैन्यूजर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो पारखी होता है, ठीक है, जिसको ज्ञान होता है, ज्ञानी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। वैसे इसको भोजन का अच्छा ज्ञान होता है इसको, ठीक है। भोजन का जो वैराइटीज़ या इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना,
उनका इसको अच्छा ज्ञान एक तरीके से देखने को मिलता है। डबल एन है, बिल्कुल ठीक है, डबल एस है, ठीक है, सही स्पेलिंग है ये, ठीक है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकारों को प्रिविलेज बोल सकते हैं। डबल एल दे के यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है। नेसेसरी, नेसेसरी गलत कर दिया ना काम इसने, हाँ, डबल सी करके यहाँ पे गलत काम एक तरीके से कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे एक तरीके से गलत जो है बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और मुझसे भी गलती हो गई है यहाँ पे। डबल सी यहाँ पे हमारा होने वाला है एन ई डबल एस, सॉरी एन ई डबल सी ई डबल एस, और फिर हमारा क्या आपको देखने को मिल रहा है? ए आर वाई, हाँ ठीक है, एन ई सी, एक सी होगी यहाँ पे, आपको डबल सी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बताना है, इनकरेक्टली बताना था ना, तो ऑप्शन नंबर बी है। डायलेमा की स्पेलिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, इसका मतलब होता है द्विधा, ठीक है। द्वंद्व भी बोल सकते हो, इस द्वंद्व में और ऊपर जो द्वंद्व आया था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें हम है ना द्विधा की स्थिति में होते हैं, हम दो ऑप्शंस के बीच में से एक जो है हमें चूज़ करना होता है, उसको हम अच्छे तरीके से चूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अरे भाई कई बार है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रिकॉर्ड करते करते समय ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल करना है हमने फ्रेजल वर्ब को, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, वर्ब प्लस के प्रेपोजिशन इक्वल्स टू फ्रेजल वर्ब, ठीक है। वी नीड टू डैश अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स रोज, हमें है ना ज़रूरत है किसकी? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम के, इससे पहले कि जो सिचुएशन है ना वो क्या हो जाए, और ज़्यादा ख़राब ना एक तरीके से हो जाए, ठीक है। तो हमें जो है एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन नहीं, ब्रेक डाउन किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेकअप टूट जाता है जब कहीं पे रिलेशंस का ब्रेक एक तरीके से होता है, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं आप इसको। कम अप विद, वेरी गुड, एक जो है सॉल्यूशन के साथ आपके सामने जो है प्रेजेंट होने की यहाँ पे बात होती है। वी नीड टू कम अप विद, हमें जो है एक चीज़ के साथ आना पड़ेगा, और वो चीज़ क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और किस से रिलेटेड? इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उससे पहले कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। ओके भैया, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन ढूंढना है हमें, मीनिंग बताना है, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका सेंटेंस के अंदर, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज़ कोलोसल एंड इट कैन होल्ड अ विलेज पॉपुलेशन इन इट। कोलोसल का मतलब क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़ी, विशाल, ठीक है, विशाल या बड़ी भी बोल सकते हो, यहाँ पे बिल्डिंग की बात चल रही है ना, तो बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग है, हाँ, वेरी ह्यूज, यही हमारा सही आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिनोनियम बताना है हम लोगों ने, मैवरिक का नया सा वर्ड है, अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव वर्ड आपको ये देखने को मिल रहा है, मनमोजी आप इसको बोल सकते हो, मन मर्जी के मुताबिक जो काम करता है, ठीक है। मर्जी की तो काम कर लिया, नहीं की तो काम नहीं किया, ठीक है। तो कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट जो है हमारा क्या होता है? कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है जो फॉलोवर होता है, जो एक तरीके से क्या करता है, जो हमें फॉलो करके एक तरीके से चलता है। बोमिन, बोमिन क्या होता है? बोमिन भी कुछ इसी तरीके का होता है, इसको वैसे रूढ़ी मुक्त एक तरीके से बोलते हैं, रूढ़ी मुक्त, है ना, क्योंकि रूढ़ी जो जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, वो जो शुरू से चीज़ें चलती आ रही हैं उन्हीं को फॉलो करने से जो मना कर देता है, एक्चुअली ये नहीं होता, ये अलग होते हैं दोनों, एक दूसरे के एंटोनिम्स हो सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स और फॉलोवर ये सेम होते हैं, ऑर्थोडॉक्स भी वही होता है, फॉलोवर भी वही होता है, और कन्फॉर्मिस्ट भी एक तरीके से वही होता है। ये है ना तीनों क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं, पुरानी जो परंपराएं होते हैं ना उनके साथ ही जो है ये चलते हैं, ठीक है, पुरानी परंपराओं के साथ चलते हैं। लेकिन बोमिन क्या होता है? ये नई चीज़ों को, नई बातों को एक तरीके से क्या कर चुका होता है? एक्सेप्ट एक तरीके से कर चुका होता है। तो इसके लिए आपका सिनोनियम मैवरिक जो मनमोजी है वो
बोमिन होता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो नई चीज़ों को ज़्यादातर मान रहा होता है। मनमोजी के साथ आप इसको जोड़ सकते हो, नहीं तो तीनों जो है आपका सेम जो है बात एक तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बतानी है हम लोगों ने इस सेंटेंस में। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। देखो क्या हो रही है, दो चीज़ों के बीच में जो है तुलना हो रही है, एक तो कैमल के बीच में और एक ये अदर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनके बीच में। देन भी यहाँ पे दे रखा है, देन के बाद जो चीज़ होती है और देन से पहले जो चीज़ होती है, देन से पहले वाली चीज़ के साथ देन से बाद वाली चीज़ के साथ क्या होती है, कंपैरिजन होती है, और वहाँ पे होती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री स्लोवर बनेगी इसकी, ठीक है, स्लोवर। तो ये मूव स्लोली, यहाँ पे आपको गड़बड़ देखने को मिलती है, तो ये सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हम लोग पहुँच चुके हैं किसके पास, अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने क्लोज टेस्ट के पास। तो क्लोज टेस्ट को देख लेते हैं। ये मैथमेटिशियन है फ्रेडरिको एंड्रिला मेंटिला, ये मैथमेटिशियन है, इनके बारे में ये है। ये ग्रू अप हुए थे कोलंबिया के अंदर, और ये एक डैश स्टूडेंट रहे, बट गिफ्टेड रहे मैथ में। तो ये डैश स्टूडेंट रहे मतलब एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड हमें चाहिए होगा, ठीक है, ओके। तो एप्रीहेंसिव, इनडिफरेंट, या फिर एपोलोजेटिक या एक्सीलेंट। एपोलोजेटिक और एक्सीलेंट हो ही नहीं सकता, एप्रीहेंसिव तो वैसे ही नहीं होगा। तो ये एक इनडिफरेंट जो है स्टूडेंट रहे, ठीक है, मतलब इनके अंदर कोई खास जो है बात नहीं थी, लेकिन ये स्टूडेंट जो है मैथ के गिफ्टेड स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स में से एक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद क्या है, ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हाई स्कूल इन बोगोटा व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई टू MIT। देखो ये जो है लगातार फेल होते रहे थे अपनी हाई स्कूल की क्लासेस में, लेकिन बोगोटा में जब पढ़ रहे थे ये, तो इनको किसी ने इनको ये बोला कि तू मैथ में अच्छा है, तो इनको किसी ने बोला कि तू मैथ में अच्छा है तो तू जो है स्पेशली MIT में एडमिशन क्यों नहीं लेता, यानी कि MIT में अप्लाई क्यों नहीं करता तू। तो डिसुएडेड, रिमूव्ड, सजेस्टेड या फिर डिसप्रिटेड। तो सजेस्टेड, इसको इनको किसी ने सजेस्ट किया था कि तू वहाँ पे ट्राई करके देख ले, शायद अगर तेरा एडमिशन हो जाए वहाँ पे तो बहुत अच्छा आपको हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में तो एटलीस्ट तू अच्छा कर ही सकता है। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल, उसने इस तरीके के किसी स्कूल के बारे में सुना ही नहीं था। टू हिज सरप्राइज ही गॉट इन एंड ही वेंट टू स्कॉलरशिप। देखो उसके लिए ये एक आश्चर्यजनक बात भी थी, उसको वहाँ पे एडमिशन भी मिल गया और उसको स्कॉलरशिप बेस पे जो है एडमिशन भी मिल गया, और स्कॉलरशिप बेस पे उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैथमेटिकली अगर गणितीय रूप से देखें तो उसने अच्छा किया। वन ऑफ हिज प्रोफेसर सेड दिस एन एसिड टंग्ड theoretician known to dash his audience to a herd of cows routinely tugged open maths problems into homework assignments without telling the students। देखो यहाँ पे बात क्या की गई है, पूरे का एक साथ बता देते हैं, उसके बाद ऑप्शंस आगे जो है नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे देखेंगे। देखो उसने ना इस तरीके के किसी स्कूल के बारे में नहीं सुना था, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे उसका एडमिशन भी हो जाता है, उसके लिए भी सरप्राइजिंग जो है बात थी, और स्कॉलरशिप के बेस पे उसका एडमिशन हो जाता है, और वो अच्छा परफॉर्म कर भी रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि मैथ्स में वो अच्छा था, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। उसके प्रोफेसर्स में से एक ने है ना ये हर्ड ऑफ काउज के ऊपर जो है ना उसको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने जो दिए हुए थे होमवर्क असाइनमेंट्स के रूप में, है ना, उनको जो है विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स, है ना, तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको दिए हुए थे, और वो जो प्रॉब्लम्स थे ना वो प्रॉब्लम्स बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के प्रॉब्लम थे, ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइप के प्रॉब्लम थे जिनको सॉल्व करना सबके बस की बात एक तरीके से नहीं थी। तो जो थियोरटिकल है, नॉन टू किसके लिए नॉन टू है, कंपेयर या स्ट्रेंगुलेट या फिर मैलिन या फिर डिफरेंटिएट जो है हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, ओके। और आपका उसके बाद आपका देखने को आपको मिलेगा, उसके बाद आपका कंपेयर आप जो है कर नहीं पाओगे, ये एक जगह नहीं रख पाया ना मैं,
ये भी दिक्कत है। ही हैड मैथमेटिकली डिड वेल, उसने अच्छा किया था। उसके प्रोफेसर्स में से एक ने ऐसे टर्म थियोरटिकल जो नॉन थी उसके लिए उसको क्या किया था, फिर उसने उसको, हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कंपेयर, कंपेयर हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, कंपेयर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से वन ऑफ हिज प्रोफेसर एन ऐसे टर्म्ड थियोरटिशियन नोन टू कंपेयर, कंपेयर हिज ऑडियंस, हाँ उसकी ऑडियंस के साथ उसने कंपेयर किया, और उस ए हर्ड ऑफ काउज कुछ इसी तरीके का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कंपेयर आपका जो है सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये पैसेज है ना थोड़े से परेशान करते हैं, इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी। दिस हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन, हाँ यहाँ पे दे रखी है ये बात कि ये जो सम्स थे ना वो किसी के द्वारा भी सॉल्व नहीं किए गए थे। एंड्रीला सॉल्व वन, और एंड्रीला ने क्या किया, उनमें से एक को सॉल्व कर दिया था। हाँ अभी समझ में आ रही है कहानी। ही वेंट ऑन टू रिसीव हिज बैचलर्स एंड पीएचडी इन मैथ फ्रॉम MIT। तो उसने है ना अपनी बैचलर डिग्री और पीएचडी की डिग्री मैथ्स के अंदर जो है वहाँ से की थी। बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन, मतलब उसका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था, अनुभव था जो वो जो है ना एक आइसोलेशन टाइप का रहा था। ठीक है, मतलब वो आइसोलेशन आप जो है ये बोल सकते हो कि वो है ना एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था जो अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद एक तरीके से करता था। Part of it had to do with his own dash, part of it was कल्चरल। ठीक है, तो इंट्रोवर्जन या फिर मोलिस्टेशन या फिर आपका क्वांटिफिकेशन या फिर इंटरोगेशन, तो यहाँ पे ये तीनों ही हटा दो। इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन एक तरीके से यहाँ पे आपको सही आंसर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। बट इज एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन। इस वर्ड ने ये डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे इंट्रोवर्जन आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एज ए लैटिनो, लैटिनो के रूप में ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी द डिपार्टमेंट, वो एक लैटिनो के रूप में माइनॉरिटी के रूप में रहता था अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसेस, और वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, है ना, उसने अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं किया, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, आरामदायक फील नहीं कर रहा था अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसेस में। नो वन डिड हैड ट्राइड एक्सप्लिसिटली, किसी ने भी एक्सप्लिसिटली उसको क्या नहीं किया, एक्सक्लूड नहीं किया, इनकॉर्पोरेट नहीं किया, फैब्रिकेट नहीं किया, या स्ट्रेफ्टिफाई नहीं किया। देखो, किसी ने भी उसको एक्सक्लूड नहीं किया, अपने से अलग नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अपने आप को क्या समझता था, यट ही फेल्ट अलोन, फिर भी वो अपने आप को अकेला जो है महसूस करता था। वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इससे भी आपका जो है 25 जो आंसर है क्वेश्चन का वो निकल के आ जाता है एक्सक्लूड। किसी ने एक्सक्लूड नहीं किया उसको, किसी ने अलग नहीं किया उसको, किसी ने भी अलग नहीं किया उसको, लेकिन फिर भी उसको आइसोलेशन ज़्यादा पसंद था। इन मैथ, collaborating with others opens up new kinds of learning and thinking, but in his 9 years at MIT, Andrila worked with others only twice, है ना, उसने लोगों के साथ बहुत कम काम किया, वो अपनी जो मस्ती है अपने ही तरीके से जो है काम करता था, उसको अकेले रहना उसको बहुत ज़्यादा पसंद एक तरीके से था। अच्छा, PDF चाहिए आपको तो PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन की। 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना जो काम है उसको, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने काम को स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले, मैं कलर चेंज करना चाहता था ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दे रखा है, और
ये एक पैराग्राफ में सेंटेंस दे रखा है, जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखा है, इसको पैराग्राफ वाले सेक्शन में बनाना है और इससे एक मीनिंगफुल और कोरेंट जो है आपका एक पैराग्राफ बनना चाहिए। यहाँ पे आपको 4 जो है ABCD 4 जो है ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। भाई मेरा कर्सर खो गया, भाई मेरा कर्सर खो गया, कहाँ पे है? हाँ ये रहा, मिल गया अभी, मिल गया अभी। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको। तो एक इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक बार है ना, थोड़ा सा मैं ये वाला पेन लेता हूँ, अभी ठीक दिख रहा है। देखो फर्स्ट जो ए ऑप्शन है हमारा, वो कहता है कि इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyles। पहली लाइन तो होगी ये। अच्छा, it only requires frequent practice of the proper body motions and breathing techniques। अच्छा, दूसरी लाइन होगी ये, यानी कि बी। उसके बाद सी है हमारी द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा। अच्छा, ये बात चल रही थी, तो ये पहले नंबर पे आने की संभावना है। The physical benefits of yoga can be enjoyed for a lifetime without risk and injury। अच्छा, डी ऑप्शन दे रखा है, डी सेंटेंस दे रखा है, इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द इंटेलेक्ट द सेपरेट। ठीक है, मैं रखता हूँ सी को पहले नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे नहीं रखा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही से निकल के आ रहा है। यहाँ से आपका आंसर ही निकल के आ रहा है। अब इस आंसर को हमें बनाना भी पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस आंसर को हमें बनाना भी पड़ेगा। तो हम इसको बना लेते हैं। ओके, देखते हैं, अभी इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आया सी, तो सी में सबसे पहले बेनिफिट बता दिया योगा का और इन्जॉय करने के लिए बता दिया कि विदाउट रिस्क और इंजरी के आप इन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपका बी आ गया, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस फॉर ऑफ प्रॉपर बॉडी मोशंस एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। हाँ बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर जो है फ्रीक्वेंट जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर मोशन कर सके और ब्रीदिंग टेक्निक्स को अच्छे तरीके से जान सके। उसके बाद डी ऑप्शन आता है, इसमें ये रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को हमारी बॉडी और इंटेलेक्चुअल, यानी कि हमारी स्पिरिट और हमारी बुद्धि और मन के बीच में जो रिलेशंस है, ये जो है हमारे रिलेशनशिप फिट करता है योगा। और चौथे नंबर पे आता है, ये रेगुलेट करता है ऑपरेशंस हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स के, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और माइंड को प्रोटेक्ट करता है अनबैलेंस्ड बनने में। उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है ना, हम उससे दूर हो जाते हैं और हम जो है फिट रहते हैं मेंटली एंड फिजिकली। तो योगा का इम्पोर्टेंस एक तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका हमें बताना है क्या मीनिंग, यानी कि सिनोनियम हमने बताना है इसका। ठीक है, एट टाइम्स डेविड बिहेव्स इन अ वेरी obdurate मैनर टू किड्स। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि इसका मीनिंग बताना है। देखो सबसे पहले ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा हो गया, ट्रस्टिंग का मतलब भरोसा। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी या हठी, आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अमीएबल का मतलब हो गया मिलनसार, मिलनसार जो मिलके रहता है। ठीक है, एनवियस का मतलब हो गया ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु या झगड़ालू भी इसको आप एक तरीके से। ऑब्ड्यूरेट का मतलब तो बताया ही नहीं, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी वही होता है जो हमारे किसका मतलब होता है, जो हमारे ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है, जिद्दी या फिर हट्टी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो राहुल वॉन द एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन, ही इज़ लकी टू बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैप। ये दे रखा है हमारा ईडियम। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आपके पास बोलने की अच्छी कला है, बोलने की अच्छी कला होना। ऑनेस्ट पर्सन, बिग सरप्राइज या फिर लकी पर्सन, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। उसके बाद अंडरलाइन सेगमेंट को हमने जो है एक तरीके से क्या करना है,
अंडरलाइन सेगमेंट को हमने बताना है, उसका मीनिंग बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। नीना हैज़ नॉट येट लर्नड हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। देखो नीना ने है ना अभी तक ये नहीं सीखा है, क्या नहीं सीखा है, स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई जो है राइट, अभी तक जो है नीना ने नहीं सीखा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव हर एब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली। एब्सर्ड बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जो उसका गंदा एक तरीके से जो व्यवहार है और जो वो गंभीर होके चीज़ों के प्रति सोचती नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट का मतलब क्या होता है, अच्छा जो व्यवहार है ना उसने उसको अभी तक अपनाया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स नहीं होता, बी प्रोफेशनल इन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट नहीं होता, रिमेंबर द पास्ट प्रिपेयर फॉर फ्यूचर जो है नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब इम्प्रूव करना है उसको अपने एब्सर्ड बिहेवियर को और एक्ट करना है सीरियसली, सीरियसली एक्ट करना उसने अभी तक नहीं सीखा है। अंडरलाइन सेगमेंट को जो है सब्सटीट्यूट करना है, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। भाई यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ पे आपको कंजंक्शन का मैटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको नॉट ओनली दिख गया, ये नॉट ओनली दिख गया, अब आपको बट ऑल्सो भी दिख गया। इसका मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बट आपको गलती जरूर दिखेगी, इम्प्रूव जरूर करना है। देखो जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो की हम लोग बात करते हैं तो दोनों जगह सेम रहता है, दोनों जगह सेम रहता है। इसमें दो तीन गलतियाँ आप निकाल सकते हो, एक गलती में ही सारी गलतियाँ मतलब ठीक हो जाएंगी। देखो यहाँ पे हैड लिख दिया और इसकी थर्ड फॉर्म कहाँ पे लिख रखी है, इसका मतलब ये नॉट ओनली का प्लेस नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये नॉट ओनली का प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड हेल्प्ड हर, ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, हेल्प्ड हर तक का। अब यहाँ पे लिखो आप नॉट ओनली, नॉट ओनली, फिर क्या लिखना है आपने, नॉट ओनली, फिर क्या लिखना पड़ेगा, बाय गिविंग हिंट्स, क्योंकि नॉट बट नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ दोनों जगह पे सेम चीज़ होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बाय प्लस के आईएनजी है, उसके बाद भी आपको बाय प्लस के आईएनजी चाहिए होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गया आई हैड, ये नॉट ओनली यहाँ से काट दो, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो, यहाँ तक आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, बट ऑल्सो तक हम जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बट ऑल्सो बाय, ये विद आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाय आएगा इस विद की जगह पे, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, देखो मैंने उसकी सिर्फ हेल्प ही नहीं की थी बल्कि उसको लिंक्स भी प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है। देखो कहाँ पे क्या क्या जो है चीज़ें हमें एक तरीके से देखने को मिली, इसमें आप अच्छे तरीके से आप इसको थोड़ा सा देख लो। आई हैड अच्छा सेंटेंस है, आई हैड यहाँ से नॉट ओनली काट दो, हेल्प्ड हर, फिर आप यहाँ पे बट नॉट ओनली लिखो, बाय गिविंग हर हिंट, बाय गिविंग हिंट्स, उसने हिंट्स दिए, परंतु उसके साथ साथ उसने क्या दिया, इस विद को काट दो, फिर लिखो यहाँ पे बाय, फिर क्या प्रोवाइड करवाया, प्रोवाइडिंग हर लिंक्स भी उसको मैंने प्रोवाइड करे। तो अब ये हमारा जो है सही एक तरीके से हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सही। अब हमारा ऑप्शंस में से हमें क्या ढूंढना है, ऑप्शंस में से हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये आपको देखने को मिलेगी ना, है ना। तो ये चीज़ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो हमने क्या क्या चेंज किए, कहाँ कहाँ पे, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, ये रहा, ठीक है, ये आपका सही है। हेल्प्ड हर ओनली बाय, ये तो इसमें तो जो है गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे नॉट ओनली, नोट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नोट ओनली नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हेल्प्ड नॉट ओनली कर दिया। ये वैसे ढूंढ तो वैसे हम आसानी से सकते थे, बट थोड़ा सा हमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें
देख लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अच्छे उस ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्सटीट्यूट कर सकता है। कुछ इसी तरीके का सेंटेंस ये भी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट इफेक्ट। सबसे पहले तो अफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट होता है ऑन वंस सेल्फ ग्रोथ। अब देखो जहाँ पे भी अफेक्ट है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे इफेक्ट है, यानी कि बी और डी हमारा आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो बी मिलेगा या आपका डी मिलेगा। अब देखो ये हमारा आ गया पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। ये क्या आया भैया, ये सब्जेक्ट आया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड जो है आपका क्या कहता है, वो कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब यहाँ पे देखो हैव है, यहाँ पे भी हैव है, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो हैज़ आ ग्रेट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ आ ग्रेट इफेक्ट, ना कि अफेक्ट। तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। उसके बाद भैया कुछ पार्ट्स हैं हमारे, सेंटेंस दे रखा है, उसको ऑप्शंस में दे रखे हैं, उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें कोई गलती दे रखी हो। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। भैया इंजीनियर के पहले एन आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती है। बाकी इतना आसान क्वेश्चन मुझे डिफाइन भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमें ये दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है ही वॉज गिवन आ रिवॉर्ड। वॉज गिवन दे रखा है, देखो वॉज वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिवर्स क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या लेके आओगे, सब्जेक्ट आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, द गवर्नर से स्टार्ट होगा क्या, हाँ द गवर्नर से स्टार्ट होगा भैया। द गवर्नर से ये दे रखा है, ये वाला तो गलत ही है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी विश्वास मत करो, एक बार चेक करने की कोशिश कर लो। द गवर्नर, फिर यहाँ पे आ गया आपका सेकंड फॉर्म गिवन का, गिव गेव गिवन, ठीक है। फिर किसको दिया, इस ही को दिया, इसका ये हिम ऑब्जेक्ट बन गया। फिर क्या दिया था भैया, एक रिवॉर्ड दिया था उसके कंट्रीब्यूशन के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिला है भैया, ओके। अच्छा भाई, हॉस्टाइल का आपको बताना है एंटोनियम। हॉस्टाइल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आ गई ना, हॉस्टाइल क्या होता है। हॉस्टाइल का मतलब हो जाएगा शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण यानी कि दुश्मनी आप जो है दिखा रहे हो, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताना है दोस्ती, है ना। इनकोरेंट, इनकोरेंट का मतलब होता है असंगत, जिसमें बनती नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, अनमैच्ड बोल सकते हो। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, एडजेक्टिव वर्ड होता है हमारा। डाउटफुल हो जाएगा संदेहात्मक, संदेहात्मक, ठीक है। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्वक, यहाँ तो होगी दोस्त दुश्मनी, यहाँ पे होगी मित्रता, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंडली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, OWS बताना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, डीलिंग विद थिंग्स इन ए प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे। जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रायोगिक रूप से और बिल्कुल सेंसिबल वे में चीज़ों के साथ डील करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग जो है बोलते हैं प्रैग्मेटिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक जो है उसको हम बोलते हैं, यानी कि व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक बोलते हैं। स्टोइक होता है धैर्यवान या धैर्य, आप जो है बोल सकते हो इसको, ठीक है। स्टोइक को क्या बोल सकते हो, धैर्य, या फिर आप इसको सहनशील भी बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा सहनशील शक्ति रखता है। स्केप्टिक भी एडजेक्टिव वर्ड है आपका, बड़ा अच्छा वर्ड है। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, डाउटफुल आप बोल सकते हो, ठीक है। डाउटफुल यानी कि संदेहात्मक, संदेहात्मक, ठीक है। संदेहात्मक, अच्छा नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं पेन मैंने गलत ले रखा है। साइनिक, साइनिक का मतलब होता है निंदक, जिसकी बुराई करी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, अच्छा फ्रेगमेटिक हमारा आंसर आ गया इसका। जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली या फिर सेंसिबल वे में लेते हैं तो व्यवहारिक रूप से हम चीज़ों को ठीक करते हैं या लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैंक को फिल करना है। Definitions of dash are subjective to various interpretation.
इंटरप्रिटेशंस। अच्छा सॉवरेनिटी, अच्छा सॉवरेनिटी का सही स्पेलिंग हम लोगों ने लेना है। तो सॉवरेनिटी का सही स्पेलिंग NITY तो लेना मत भाई, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। NTY होगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा भाई, अब हमें फिर क्या देखना पड़ेगा, SOVERE ये भी सही स्पेलिंग है यहाँ तक। SOVERE ये भी गलत हो गया, SOVERE ये भी सही है। तो इसमें से रेस में ये भाग गया भाई। EI होता है स्पेलिंग हमारा सही, तो ये हमारा स्पेलिंग सही हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ से कट गई। तो सॉवरेनिटी की स्पेलिंग आपकी ये आती है। बड़े अच्छे तरीके से सॉवरेनिटी का स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, कह दिया कि ब्लैंक को फिल करके दिखाओ। अच्छा फोमेंट, फोमेंट का एंटोनिम हम लोगों ने बताना है। सबसे पहली बात तो फोमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, भड़काना किसी को, ठीक है, एक तरीके से भड़काना। आप वर्ब के रूप में इसको बोल सकते हो। फोमेंटेड, फोमेंटेड इसका मतलब जो है आप बता सकते हो, ठीक है, अगर वर्ब के रूप में दोगे। नाउन के रूप में भड़काना बोल सकते हो, नाउन के रूप में भी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये वर्ब के रूप में नहीं होना चाहिए, ये नाउन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता, नज़दीकी, नज़दीकी। रिमोटनेस मतलब सुदूरता, सुदूरता, दूर से जो चीज़ें होती हैं। रिमोट मतलब दूर, रिमोट एरियाज़ नहीं लिखा देखा आपने, इसका मतलब होता है सुदूरी क्षेत्र, ठीक है। सेपरेशन मतलब अलगाव, आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, अलगाव, अलगाव। एक और बड़ा अच्छा वर्ड है पृथक्करण, पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण भी आप जो है इसका मतलब बोल सकते हो भाई, है। रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप जो है जारी रख रहे हो, या फिर आप जो एक तरीके से चीज़ों को एक तरीके से संयमित तरीके से रखते हो, संयमित तरीके से रखते हो जब, ठीक है, संयमित हैं आप, या आपके अंदर धैर्य है, ठीक है, या आप शांत हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमारा देखते हैं एंटोनियम बताना है ना फोमेंट का। फोमेंट का मतलब भड़काना, और रेगुलेट का मतलब धैर्य के साथ अपना काम करते रहना, ठीक है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही स्पेलिंग बताना है भाई। गिल्टी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, अटेम्प्ट गलत स्पेलिंग है, डबल टी आएगा। एडमिट भी सही आ गई है भाई, ये तो 2 नंबर फ्री के हैं, ये तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। OWS पूछा है, 1 वर्ड पूछा है, एनीथिंग परटेंडिंग टू कैट, कैट के जैसा जो एक तरीके से दिखता है, या कैट के जैसा एक तरीके से बिहेव करने वाला, या कैट से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, उसको फैलिन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, फैलिन कहेंगे, जो कैट के जैसा हो। कैनाइन मतलब कुत्ते के जैसा। बोवाइन, बोवाइन का मतलब क्या होता है भाई, ये हमारे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एनिमल्स के जैसा। उसमें हम किसी को कुत्ते बिल्ली किसी को भी ले सकते हैं, बोवाइन का मतलब। ट्रोवाइन हमारा ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, बैल यानी कि बुल के जैसा जो है आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15th क्वेश्चन। इसमें ब्लैंक को फिल करना है हम लोगों ने। शरत इज़ ऑलवेज डैश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही बिलीव्स दैट टार्डीनेस गेट्स अस नाउवेयर, है ना। तो यहाँ पे सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे सिलेक्टिव का मतलब कहोगे चुनिंदा, ठीक है, चुनिंदा। ड्राउजी मतलब जो ऊँघने वाली जो सिचुएशन होती है, ऊँघना, ऊँघना, ठीक है, मतलब जब नींद आ रही होती है लेकिन सो नहीं सकते हम लोग, ट्रेन्स वगैरह में बहुत देखते हैं हम। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, है ना। पंक्चुअल का मतलब होता है जो सही समय पे अपना जो है काम करता है, यानी कि समयनिष्ठ बोलते हैं क्या इसको, सत्यनिष्ठ, समयनिष्ठ भाई, एग्जैक्ट हिंदी पे चले जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मैं ये लिख लेता हूँ, समयनिष्ठ को छोड़ देता हूँ, समय पर काम करने वाला, ठीक है, समय पर काम करने वाला आदमी ही होगा कोई, पंक्चुअल तो आदमी से रिलेटेड बात करेंगे हम। शरत इज़ ऑलवेज डैश अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क, वो जो है वो बहुत ये चीज़ शो अप करता है वो वर्क के लिए, काम के लिए, बिकॉज वो मानता है कि जो काम करने का जो तरीका होता है ना, वो उसमें है ना आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए ना। तो आपको टाइम की बात हो रही है ना, तो पंक्चुअल यहाँ पे लगा दो भाई। वो जो है ना हमेशा पंक्चुअल रहता है,
किसके प्रति? अपने काम के प्रति। अपने काम के प्रति हमेशा जो है पंक्चुअल रहता है। नाम क्या है भाई का? शरत। शरत हमेशा पंक्चुअल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सिनोनियम बताना है हमने इंडिस्पेंसिबल का। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया इंडिस्पेंसिबल, बट सचिन तेंदुलकर साहब से रिलेटेड है। ही वॉज एन इंडिस्पेंसिबल मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डेज, उनके दिनों पे, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं ना भाई। शायद 12 नवंबर, एज अ क्रिकेट फैन मुझे याद है शायद 12 नवंबर था उस दिन, 2012 की ही बात थी शायद, जब सचिन सर ने रिटायरमेंट लिया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। डेट्स के मामले में मेरा ठीक है मामला, डेट्स मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद रहती हैं। मोटिवेशनल मतलब आप जानते हैं, ऑप्शनल मतलब ऑप्शन आपको जानते हैं, एसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है भैया, महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट आप जो है बोल सकते हो भाई, इम्पोर्टेंट भी आप इसका बोल सकते हो। फंक्शनल मतलब जो चीज़ें जो है अभी भी काम कर रही हैं, या अभी भी जो चीज़ें एक तरीके से चल रही हैं, है ना, अभी भी जो है कैसी सिचुएशन में है? कार्यात्मक स्थिति में है, कार्यात्मक स्थिति में। अच्छा, तो यहाँ पे वो जो है इंडिस्पेंसिबल थे। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से हम बच ही नहीं सकते, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी। सिनोनियम ही बताना है ना? हाँ ठीक है, सिनोनियम बताना है। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 4 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड कर रखा है। अच्छा, उस सेगमेंट को ढूंढना है जिसमें आर्टिकल की गलती आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो आर्टिकल इसमें कहाँ पे दे रखा है? एक जगह पे दे रखा है, और हैवीएस्ट लिख रखा है भाई, HEVY हैवी, HEAVER हैवियर, और हैवीएस्ट। भाई ये होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, जो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है, तुलना करती है। ये आपकी एक चीज़ के बारे में बात करती है, और ये आपकी सबसे बेस्ट को बताती है। और इससे पहले हमारा आ नहीं आता भाई साहब, द आता है। तो कहाँ पे गलती है? ऑप्शन नंबर डी में गलती है। ज़्यादा टाइम ना लगाऊं इस क्वेश्चन पे, तो बिल्कुल ठीक यहाँ पे आपका रहेगा भाई, ठीक है, ओके। अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको समझना भी ज़रूरी है, और हम इसका आंसर निकाल के आगे चले जाएंगे। आप मुझे कहोगे ना कि वॉइस के लिए अलग से वीडियो लेके आओ सर, तो उसमें मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा वॉइस के लिए, ठीक है। सारे CGL 2024 वॉइस ओनली, जो भी 2024 के वॉइस आपको देखने को मिले थे। क्वेश्चन देखो, वी हैव टू से लिटल इन दिस मैटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? देखो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे गलती है, सेंटेंस तो ठीक है, बट मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है टेंस है हमारा, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है भाई। ये तो देख लो, एक्सप्रेस किस में करना है? पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करना है, एक्टिव वॉइस का हमारा ये सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ तक तो हमने ये समझ ली, ओके। उसके बाद आपका लेना है आपको सब्जेक्ट। देखो भाई, दिस मैटर को आप सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे, लिटल को आप जो है सब्जेक्ट लोगे, ठीक है। किसको सब्जेक्ट लोगे? आप जो है लिटल को सब्जेक्ट लोगे। तो हमारा लिटल सब्जेक्ट एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसका मतलब इनको पेंडिंग में रखो। मैं ये नहीं कह रहा काट दो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा काट दो, मैं ये कह रहा हूँ पेंडिंग में रखो फिलहाल के लिए। अच्छा, यहाँ पे दे दिया हैड, यानी कि पास्ट फॉर्म दे दी, तो ये हमारा कट गया, आंसर हमारा ये होना चाहिए। अब इसको क्लियर करो, देखो अब यहाँ पे आया हमारा लिटल, उसके बाद हैज़, उसके बाद हमारा बी आना है यहाँ पे, टू बी के साथ इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करके, इस से को थर्ड फॉर्म में चेंज करके सैड बनाओगे आप। टू बी के साथ आपका टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आप जो है क्या करोगे? इसको थर्ड फॉर्म, सॉरी भाई, सॉरी, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका यहाँ पे आ रहा है, वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था हैज़, हैव, हैड, और एक बताया था हैविंग, और एक पांचवा बताया था बी। जब भी बी के साथ जो है वर्ब की बी या बी की किसी भी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आपका क्या बनेगा भाई? पैसिव वॉइस बनेगा। वो सिचुएशन यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इसकी दे दी भाई, ठीक है।
ये हैज़ हमें देना पड़ेगा यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था। ये हैड हमारा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसको काट दिया। अच्छा, इन द मैटर यूं का यूं पीछे हमने रख दिया। अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लो, दो जो ऑप्शन हमने काट दिए, इरेजर कहाँ गया भाई, ये रहा। जो दो ऑप्शन हमने काट दिए उनको हम कैसे बना सकते हैं भाई, उनमें सीधी सीधी गलती मेरे को दिखाई दे रही है, पता है क्या, लिटल इज टू बी सैड, लिटल मस्ट टू बी सैड, इन दिस मैटर यहाँ पे आपका रह नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये सीधे सीधे आपके गलत हो जाते हैं, इसलिए हमने लिटल को सब्जेक्ट के रूप में लेके देखा था। दिस मैटर को लेके जाओगे सब्जेक्ट हो नहीं पाओगा, ठीक है। इन दिस मैटर लेके चलोगे फिर आपका बन ही नहीं रहा। दो सिचुएशन यहाँ पे हमारी दे रखी हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, या इसके बारे में और ज़्यादा जो है रिसर्च करूँगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में से मुझे समझाना था ना आपको, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ओके भाई, अगर गलती सलती होगी हो तो माफ़ कर दिया करो, ठीक है, गाली मत दिया करो, माफ़ कर दिया करो, ठीक। वो अगर 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 25 क्वेश्चन में से मैंने 24 ठीक समझा दिए और आपको समझ में आए, और जो 25वां था वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे 25वें के लिए गाली नहीं दे सकते। एथिकली, नैतिक रूप से आप मुझे गाली नहीं दे सकते, ना ही आपको देनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप उसको हम है ना मिल के भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये चीज़ भी तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, वो होती है एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हो चीज़, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हो चीज़ उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, एक्सटिंक्ट बोलते हैं, जो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाली है आपकी, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, एक्सटिंक्ट, ठीक। वैनिस्ड होता है नष्ट, रिमूव्ड आपको पता है, डेस्ट्रॉयड आपको पता है, ये तो ऑप्शन को बनाने के लिए दे रखे थे। वैनिस्ड भी कुछ इसी तरीके का था। एक्सटिंक्ट यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन था और वही हमारा आंसर था। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा कैस्केड, इसका बताना है सेनोनियम। सबसे पहले कैस्केड का तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम सेनोनियम एक तरीके से बताएंगे। तो कैस्केड का मतलब होता है जलप्रपात। अब तो सर हम जल्दी से बता देंगे, प्रपात, जलप्रपात, वाटरफॉल, है ना, बड़ी आसानी से बता दिया भाई। आर्केड, आर्केड जो है इसी तरीके की जो है WOC, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, लुसेंट से मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, आर्केड, आर्केड हमारा क्या होता है भाई, आर्केड का मतलब होता है मान लो ये रास्ता है, ठीक है, इस पे यहाँ पे भी फूल लगा रखे हैं, यहाँ पे भी फूल लगा रखे हैं, तो इस तरीके की चीज़ को बोलते हैं आच्छादित, आच्छादित, ठीक है, तो वो आर्केड होता है। आर्केडेड हमने उसको कर रखा है। क्रिटिसाइज, आलोचना आपका होता है भाई, ठीक है। गार्डन तो भाई मेरे को पता नहीं क्या होता है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, गार्डन के बारे में मेरे को पता नहीं है। क्लोज टेस्ट आ गया भाई, 21 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के, हम लोगों के, आप लोगों के क्या, हम लोगों के 21 से 25 जो है क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गए, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं भाई, धीरे 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 धीरे, है ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। चलो देखते हैं। ये आ गया, अ डांस विच इज़ क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग बाई टू आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ नाट्य शास्त्र इज कॉल्ड क्लासिकल डांस। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, क्लासिकल डांसेस की, यहाँ पे आपको बात देखने को मिल रही है किसकी, क्लासिकल डांसेस की, ठीक है, शास्त्रीय संगीत की, ठीक है, शास्त्रीय संगीत की यहाँ पे आपको बात देखने को मिलेगी। एक तो ये बात, दूसरी बात यहाँ पे ये आ गई, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कहाँ पे चला रहा हूँ मैं पेन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपकी टू यहाँ पे फिल हो जाएगी अकॉर्डिंग के साथ, ठीक है, ये ज़्यादा बोलने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये है कोरियोग्राफ्ड, ये अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इसको ध्यान रख लेना, बाद में ये मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। बेटा इतने शोर क्यों कर रहा है, ये बच्चे भी ना मन के सच्चे होते हैं, बट ये शरारत जरूर करते हैं मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। द टू बोर्ड डैश ऑफ क्लासिकल डांसेस आर द तंडवा एंड द लस्सा। देखो
यहाँ पे 2 बोर्ड हैं हमारे देश में 2 बोर्ड हैं। किसके? क्राइटेरिया के, ऑप्शंस के, डिस्प्ले के या एस्पेक्ट्स के। यहाँ पे 2 बोर्ड हैं। किस चीज़ का क्लासिकल डांस है, जिसको हम एक तो थंडवा बोलते हैं, एक को बोलते हैं लश्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आना चाहिए, ऑप्शंस आना चाहिए, डिस्प्ले आना चाहिए, यहाँ पे भैया एस्पेक्ट आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब पहलू होगी। यहाँ पे द टू बोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, 2 एस्पेक्ट्स हैं क्लासिकल डांसेस के, एक तो थंडवा और एक लस्या, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन या क्वेश्चन एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिलअप पावर ऑफ फोर्स आर ट्रॉपिकल ऑफ द थंडवा, ग्रेस एंड डेलिकेसी ऑफ द लस्या। थंडवा इज डैश विद शिवा एंड लस्या विद पार्वती। देखो यहाँ पे बात क्या कर रहा है वो, यहाँ पे बता रहा है पावर और फोर्स जो है टिपिकल हैं किसके? थंडवा के। ग्रेस और डेलिकेसी हैं किसकी? लस्या की। और थंडवा जो है वो किससे एसोसिएटेड है? वो है एसोसिएटेड भगवान शिव से। ये क्या हो रहा है? भगवान शिव से। और लस्या जो है किससे एसोसिएटेड है? माता पार्वती से, ठीक है। डांस जो प्योर मोमेंट में रहता है उसको हम बोलते हैं नृत्य। जो डांस का प्योर मोमेंट से जो डांस किया जाता है, जैसे कि क्लासिकल डांसेस हो गए हमारे, एक तो हम विवाह शादियों में डांस करते हैं, उसको बोलते तो डांस ही हैं, बट वो कहीं से भी डांस नहीं होता, वो मज़े लेना होता है। मेरे हिसाब से तो मज़े या आनंद ले रहे होते हैं हम उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम नृत्य नहीं कह सकते उसको हम लोग, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? नृत्य। ये नृत्य होता है। नृत्य लिखा तो भाई हिंदी में तो एक ही जैसा लिखा जाता है, अब मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगा, बट इसके ऊपर सिर्फ यही कह पाऊँगा कि जहाँ पे प्योर मोमेंट होती हैं, जैसे भारतनाट्यम करोगे आप, भारतनाट्यम करोगे, ठीक है, भारतनाट्यम करोगे तो प्योर मोमेंट्स होती हैं ना, तभी तो उसको क्लासिकल जो डांसेस हैं ना हमारे, उनकी प्योर मोमेंट्स होती हैं। अगर उन मोमेंट्स के अलावा अगर आप कुछ भी करोगे, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सर मैंने तो भारतनाट्यम कराया है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो उस चीज़ को हम नृत्य बोलते हैं। डांस विच इज़ डैश इन नेचर, जो डैश है नेचर में, उसको हम नृत्य एक तरीके से बोलते हैं। वेजिटेट या फिर कमोडियस या फिर हैफजर्ड या फिर इंटरप्रिटेटिव। यहाँ पे हम लोग कहेंगे इंटरप्रिटेटिव, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव मतलब किसी भी चीज़ को समझा रहे हैं हम बस, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम समझा रहे हैं, जस्ट उसकी प्योर मोमेंट नहीं कर रहे, तो उसको हम नृत्य एक तरीके से कहेंगे। इन दोनों नृत्यों में स्पेलिंग का डिफरेंस है, आप लोग यहाँ से डिफरेंस जो है क्लियर कर सकते हो, एक ये और एक ये बड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है चीज़ पे चलते हैं। ये एडजस्ट नहीं हो रहा था, पीडीएफ में एडजस्ट करके डाल दूंगा मैं, या ऐसे की ऐसे भी डाल दूंगा, पेज तो हमारे वही लगने हैं। ए डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन, एक ऐसा डांसर जो क्लासिकल ट्रेडिशन में है, हैज़ टू have years of training before he or she can begin to perform on stage। भाई सालों लग जाते हैं जब तक मुझे है ना किसी भी क्लासिकल डांस को या क्लासिकल म्यूज़िक को अगर सीखना है ना, विद ट्रेडिशन, विद जो है वो ही परंपरा के साथ मुझे सीखना है क्लासिकल डांस को, तो मुझे बहुत सारा टाइम लगता है उस लायक होने में कि मैं उस डांस को परफॉर्म कर सकूं स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से हो जाती है। उसके बाद द 4 मेन डैश जो भी होगी, टर्मिनोलॉजीज़ या फिर स्कूल्स या फिर कैरेक्टर्स या फिर फंक्शंस में से एक यहाँ पे आना है। द 4 मेन डैश ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर, 4 जो है क्लासिकल डांस की चीज़ें हैं इंडिया में। इसका मतलब यहाँ पे भैया ये क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स नहीं बोल सकते, फंक्शंस नहीं बोल सकते, टर्मिनोलॉजीज़ नहीं बोल सकते, स्कूल बोलेंगे। 4 जो स्कूल हैं इंडिया में
एक तो है भारतनाट्यम, एक है कथकली, ठीक है, और एक मणिपुरी का और एक कथक का। भारतनाट्यम जो है सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर डांस है किसका, इंडिया का। यहाँ पे मैं डांस के साथ, यहाँ पे डांस के साथ एक वर्ड ऐड करना चाहूँगा, क्लासिकल। क्लासिकल, पारंपरिक, पारंपरिक, ये जरूर ऐड कर लो यहाँ पे। शायद हो सकता है जो भी मेरा सोर्स था जहाँ से भी मैंने लिया, हो सकता है कि गलत मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया हो, बट यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए हमें क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में हम लोग बात करें। तो अगर हम लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है, मेरे पास तो है ऑलरेडी, तो आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा स्किल IQ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। 3rd शिफ्ट पे, जो कि 24 सितंबर की है, हमारी शाम की जो शिफ्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक सेंटेंस दे रखा है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उस भाग को हमने सेलेक्ट करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हमारी दी हुई होगी। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। देखो व्हेन आ रहा है, यहाँ पे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये पास्ट जो है टेंस के बारे में बात करेगा, राइट। किसके बारे में बात करेगा, ये हमारे पास्ट टेंस के बारे में एक तरीके से बात करेगा, ठीक है। तो अब इसने पास्ट टेंस के बारे में तो यहाँ पे बात कर ली, तो पास्ट टेंस के बारे में यहाँ पे बात कर ली, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ड्राइविंग दे रखा है, जो कि आपका सिर्फ मेन वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिएगा। तो यहाँ पे आपका पास्ट में चल रहा है तो वॉज या फिर वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो जेरी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ ये गलती तो हमने सुधार ली, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने ऑप्शन ढूंढना है कि किस में हमारी एक तरीके से गलती आपको देखने को मिल रही है। तो जेरी ड्राइविंग में आपको गलती यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, सेगमेंट जो आपका फर्स्ट है जो किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड जो हमारे वर्ड है ना, उनकी यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है। देखो पोजेशन, पोजेशन का मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि रिलेशन की ये एक तरीके से बात करता है, ठीक है। रिलेशन यानी कि संबंध की एक तरीके से ये बात करता है, राइट। तो ये आपका स्पेलिंग एक तरीके से बिल्कुल जो है सही आपका स्पेलिंग एक तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आपका रेफर्ड, रेफर्ड भी कुछ रिलेटेड जो है रहता है ना, किसी भी चीज़ का रिलेशन के बारे में ही एक तरीके से बात करता है। अनफोर्सिन, अनफोर्सिन जो है आपका किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनफोर्सिन की स्पेलिंग यहाँ पे एक तरीके से आपको गलत देखने को मिलेगी। देखो FORE होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनफोर्सिन, ठीक है, अन भी ठीक है, यहाँ पे इस फोर में दिक्कत है, FORE आएगा, FORE, अनफोर्सिन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो है सही, मतलब किससे रिलेटेड बात करता है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। किससे रिलेटेड बात करता है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बात करता है, उच्चारण से रिलेटेड एक तरीके से ये बात करता है, राइट। ओके, या आप इसको रिलेट कर सकते हो सही लिखने से रिलेटेड ये आपकी बात करता है, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तनी, ठीक है, सही लिखने को वर्तनी बोलते हैं। वेदर आपको पता है, वेदर आपका स्पेलिंग भी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिनोनियम बताना है हम लोगों ने इवोक का। इवोक हमारी वर्ब है, इवोक्ड एंड इवोक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको इवोक का देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, सबसे पहले हमें इवोक का मतलब जो है एक तरीके से ढूंढना है, ठीक है। इवोक का मतलब होता है किसी को बुलाना, आह्वान करना, ठीक है, आह्वान करना, किसी को बुलाना एक तरीके से, राइट। किसी को जब हम बुलाते हैं तो इवोक करते हैं, राइट। इंड्यूस भी आपकी एक वर्ब है, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसमें आप जो है किसी को प्रेरित करते हो, ठीक है, प्रेरित करते हो आप किसी को, प्रेरित करना आप इसको बोल सकते हो, किसी को मोटिवेट करना। डाइवर्ट भी आप जानते हो, डाइवर्ट का मतलब होता है किसी का ध्यान हटाना, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, क्या करना, ध्यान हटाना जो है बोल सकते हो। अबंडन, किसी भी चीज़ को त्यागना आप जो है बोल सकते हो, अबंडन, अबंडन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रिड्यूस, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होता है, इसका मतलब, ठीक है,
और रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम पूछा गया किसका, इवोक का। अब देखो डाइवर्ट नहीं है, अबंडन और रिड्यूस का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इंड्यूस यहाँ पे आ जाएगा, प्रेरित करना, किसी को उकसाना बोल सकते हो, आह्वान करना बोल सकते हो, है ना। किसी को एक तरीके से एक वो होता है ना, चढ़ाना, किसी को बेफालतू में किसी को चढ़ाना, वो वाली चीज़ भी आप एक तरीके से बोल सकते हो। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस वर्ड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट आपका फिलअप आता है। सही जो है सिनोनियम को फिल करना है इसके कॉन्वेल्सियन के जो है सिनोनियम हमने इसके लिए ढूंढना है। देखो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं क्या कहता है। द सोल्जर्स स्पेंट लॉन्ग पीरियड कॉन्वेल्सिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है आप रिकवर कर रहे हो किससे, इलनेस से, है ना, इलनेस से यानी कि बीमारी से जब हम लोग कवर कर रहे होते हैं तो उसको कन्वेल्सिंग एक तरीके से बोलते हैं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, अटैकिंग नहीं कर रहे हो, ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो। एलिंग का मतलब होता है तबीयत का खराब होना, क्या होना, तबीयत खराब होना, राइट, तबीयत खराब होना आप एलिंग जो है बोलते हो। बाकी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी, यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड जो है सेंटेंस बताना है हम लोगों ने। तो देखो चारों सेंटेंसेस एक जैसे दिख रहे हैं, आंखें जो है एकदम से टिक जाती हैं रेस्टोरेंट की स्पेलिंग पे, डिलीशियस की स्पेलिंग पे। बाकी इसमें कुछ मुझे लगता है कि दूसरी किसी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। डिलीशियस की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, ठीक है। जो भी स्पेलिंग आपको अच्छे से पता है उस स्पेलिंग को पहले तो हमें ढूंढना है। इन दो स्पेलिंग के अलावा तीसरी किसी सॉस में कोई गलती नहीं हो सकती, मील्स में कोई गलती नहीं हो सकती, द में तो वैसे ही कोई गलती नहीं है। तो इसलिए इन दोनों स्पेलिंग्स पे ही हमें फोकस करना होगा। देखो रेस्टोरेंट की ये स्पेलिंग गलत होती है, ये वाली स्पेलिंग भी रेस्टोरेंट की गलत है और ये वाली स्पेलिंग भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही ये है, RESTAUR और ANT। भैया इसको, इस चीज़ को बोलते हैं सलेबल, ठीक है। सलेबल में तोड़ के जब आप स्पेलिंग्स को याद करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको स्पेलिंग्स ध्यान रहेंगी। मैं तो एक्चुअली ये कहता ही नहीं कि याद करो, आप जो है ध्यान रखना है बस, ठीक है। अच्छा, डिलीशियस की स्पेलिंग ऑलरेडी आपकी जो है मेरे ख्याल से, अगर रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में हम लोग थोड़ा सा हरियाणवी में बोलते हैं बिचड़ जाना, अगर हम इसमें भी चल सकते हैं, पजल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो हमें डिलीशियस की स्पेलिंग में परेशान एक तरीके से नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने इंटेलिजिबल का। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है हमारा इंटेलिजिबल, ठीक है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेलिजिबल का मतलब होता है भाई जिस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं, जिस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको क्या बोल सकते हो आप, बोधगम्य, बोधगम्य जो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ सकती है उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजिबल एक तरीके से बोल सकते हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद स्क्रिप्टेबल, स्क्रिप्ट के द्वारा जो लिखी गई है वो चीज़, है ना, जिस चीज़ को हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम लिपिबद्ध कर सकते हैं या लिपिबद्ध करने योग्य आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है। इनकोरेंट, इनकोरेंट क्या होता है, इनकोरेंट का मतलब होता है असंगत, असंगत। अनमैच्ड भी बोल सकते हो, बेमेल, बेमेल भी बोल सकते हो, ठीक है। एम्बेजल का मतलब क्या होता है, एम्बेजल का मतलब होता है गबन, गबन करना, ठीक है। अगर मैं करना लिख रहा हूँ पीछे तो इसको वर्ब के रूप में ले रहा हूँ। डेलिब्रेट भी अगर मैं वर्ब के रूप में ले लूँ या एडजेक्टिव के वर्ब के रूप में ले लूँ तो सोचना समझना बोल सकता हूँ, और या फिर सोचा समझा, सोचा समझा, मैं इसका मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चारों पांचों वर्ड्स के हमने जो है अपनी अकॉर्डिंग जो है मीनिंग्स हमने सेट कर ली। अब हमें ढूंढना है अपना इंटेलिजिबल जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और एंटोनियम हमने इसका ढूंढना है। तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम समझ नहीं सकते, तो ये तो समझ सकते हैं, ये तो मतलब ही नहीं बन रहा है, इसका भी मतलब नहीं बन रहा, तो इनकोरेंट है ना, असंगत या फिर बेमेल चीज़
जो अनमैच्ड है उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पा रहे, तो हम उस चीज़ को समझेंगे कैसे जब वो चीज़ मैच ही नहीं हो रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, इसके हमें 4 जो है सेगमेंट्स मिलेंगे। आइडेंटिफाई करना है उस सेगमेंट को जिसमें ग्रामेटिकल एरर हम लोगों को देखने को मिलेगा। द लायंस बिकेम वायलेंटली व्हेन विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। देखो वायलेंटली लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एडवर्ब लिखा हुआ है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, एडजेक्टिव की है, तो वायलेंट आ जाएगा बस। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो कहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे है, क्योंकि वायलेंटली यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, इतना फनी जोक नहीं था, या जोक की दृष्टि से मैंने बोला भी नहीं था। देखो सेम मीनिंग बताना है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड ये बताता है। ठीक है, देखो एसेंस और मेन पॉइंट, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है किसी भी पैसेज का या लेक्चर का या बुक का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जिस्ट। मीनिंग नहीं कहलाता, सिग्निफिकेंस नहीं कहलाता, और ये तो ऑप्शन डी बनाने के लिए डाल रखा है। ठीक है, जिस्ट का मतलब क्या होता है, जिस्ट का मतलब होता है, आप बोल सकते हो सारांश, बोल भाई कैसे लिख रहे हो आप, सारांश बोल सकते हो इसको। ठीक है, सारांश। ठीक है, जो मेन जो चीज़ होती है उसकी, है ना, उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, जिस्ट जो एक तरीके से बोलते हैं। जो मेन पॉइंट है किसी भी चीज़ के, मेन पॉइंट, वो पैसेज के हो सकते हैं, वो लेक्चर के हो सकते हैं, किसी बुक के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह दो कि सर मेन पॉइंट्स हमें बता दो, या फिर हमें 100 रूल्स बता दो ग्रामर के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके रूल्स हों। कुछ इस तरीके का किया जा सकता है भाई हमारे चैनल पे, मुझे अभी याद आया ये चीज़। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें, मेन पॉइंट्स, यानी कि वो जिस्ट जो है चीज़ें हमारे लिए रहेंगी। आगे हमने बताना है सिनोनियम बताना है किसका, गैरोट्स जो इस तरीके का कुछ है। प्रोनाउंसिएशन आई थिंक मेरे गलत यहाँ पे हो चुकी है, आप गूगल पे जाना और इसका प्रोनाउंसिएशन ईयरफोन लगा के, ठीक है, वो चेक कर लेना, 1-2 बार सुन लेना, आसानी से जो एक तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका मीनिंग देखना है सबसे पहले तो हमें क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है विकृत, यानी कि टूटा फूटा, आप इसको बोल सकते हो, टूटा फूटा, इसको एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। राइट, अच्छा गैरोट्स जो है हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अच्छा शेमफुल मतलब शर्मिला या लज्जाशील, जिसको आप जो एक तरीके से कह सकते हो। अगली गंदा होता है। अच्छा कमली बड़ा अच्छा वर्ड आया, कम के साथ ly जो है इसने लगा दिया। ठीक है, इस एडजेक्टिव बना दिया इसका। ठीक है, और इसका मतलब होता है एट्रैक्टिव। क्या होता है, एट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक हम जो है इसको बोल सकते हैं। राइट, क्या बोल सकते हैं, आकर्षक हम लोग इसको बोल सकें। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, और ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है आज की कैटेगरी में अभी तक के लिए। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वाभाविक, है ना, स्वतः ही, है ना, थी लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः में वैसे ही आ जाता है हमारा। ठीक है, तो देखो अब देखो क्या बताना है। गैरोट्स का जो है मतलब टूटा फूटा होता है, इसका सिनोनियम एक तरीके से हम लोगों ने बताना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या जो है एक तरीके से हो सकता है, कमली एक तरीके से हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा शेमफुल बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक रूप से होता है, तो अगली बच गया हमारे पास ऑप्शन, गंदा भद्दा, है ना, ये सब जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो है हमारा यहाँ पे रहेगा। अच्छा उसके बाद ऑप्शन ढूंढना है सही जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखा है। आरुषिया परचेज्ड द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स कैप्ट इन द शॉप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फोकस करो। देखो क्या है, एक तो हमारी डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है भाई, पॉजिटिव। एक होती है कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अपनी ही तो बात है, समझने के लिए कितनी बार भी बताया जा सकता है। ये डिग्री सिर्फ मेन चीज़ के बारे में उसकी एडजेक्टिव होती है डिग्री हमारी, क्योंकि किसी भी नाउन प्रोनाउन इन सब चीज़ की क्या बताएगी, क्वालिटी के बारे में बात करेंगी। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगी, क्वालिटी के बारे में एक तरीके से बात करेंगे ये, है ना। तो फिर
उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या कहती है, कंपैरेटिव डिग्री जो है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ पे किसी एक चीज़ की क्वालिटी की बात हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि इसने द लगा रखा है तो एक चीज़ की जो है क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो इसलिए आपका यहाँ पे दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाओ पहले, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट गुड लिख रखा है, द मोस्ट गुड है ही नहीं, द मोस्ट गुड नहीं होगा, द बेस्ट उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, द बेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सबसे उत्तम जो चीज़ होगी ना हमारी, उसकी बात करेगी। तो इसलिए द मोस्ट गुड क्या है, यहाँ पे ये गलत चीज़ हो जाएगी, ये जो है द बेस्ट इस चीज़ को जो है रिप्लेस एक तरीके से कर देगी। नेक्स्ट आ गया हमारा लविंग। लविंग जो हमारा वर्ड है, इसका हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम एक तरीके से बताना है। लविंग मतलब प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, है ना। सुबॉर्डिनेट, रिजुवेनेट, अफेक्शनेट या फिर ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। अच्छा, इन सब वर्ड्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। लविंग मतलब हमारा एक तरीके से प्यारा, प्यारा या प्रेम पूर्वक, जो भी आप इसको एक तरीके से कहना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे सुबॉर्डिनेट, सुबॉर्डिनेट मतलब डिपेंड, डिपेंड, है ना, यानी कि किस उसके ऊपर बेस्ड है वो चीज़, ठीक है, या फिर आधारित, आधारित आप इसको बोल सकते हो। सुबॉर्डिनेट क्लोज नहीं होता, वो मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है, या प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लो, वही तो सुबॉर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़। अफेक्शनेट आकर्षक बोल सकते हो आप लोग, आकर्षक, ठीक है। तो लविंग प्यारा, आकर्षक भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तभी तो वो चीज़ आकर्षक होती है। उसके बाद ऑप्शन हमें बी जो है हमारा आंसर मिल गया। ये वाला वर्ड ऑफिस से, इसका मतलब होता है असामाजिक, असामाजिक, असामाजिक यानी कि जो मिलनसार नहीं है, जो मिलनसार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिजुवेनेट, बड़ा अच्छा वर्ड है रिजुवेनेट, ठीक है। दोबारा से जीवन डालना, जीवन दान देना या जीवन डालना, इस तरीके से आप इसको कुछ बोल सकते हो। या फिर पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित, ये बोल सकते हो रिजुवेनेट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे आपका सही आंसर आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो सकता है, जो भी अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं उसका। वी, ये जो कोमा लगा रखा है ना, ये जो कोमा लगा रखा है, ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ को और ज़्यादा डिफाइन करती है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, नाउन इन एपोजिशन, मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़ इस चीज़ के बारे में, इस प्रोनाउन या नाउन के बारे में और ज़्यादा डिफाइन करेगी। वी एज ह्यूमन बींग्स, हम जो है एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में, हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड, मतलब हम ह्यूमन बींग्स के रूप में टेंडेंसी रहती है, हमारी तीव्र इच्छा रहती है ये जानने की कि हम बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में जो चीज़ें एक तरीके से दिखती हैं और जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं। तो वो इम्पैल्पेबल होती हैं, या फिर इनएक्सप्रेसिबल होती हैं, या स्पिरिचुअल होती हैं, या फिर टेंजिबल होती हैं। वो चीज़ें टेंजिबल होती हैं। टेंजिबल चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, वो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, ठीक है, टेंजिबल, राइट, ओके। अच्छा, मूर्त जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना। अच्छा, इन पहले ऑप्शन से जो है डिफाइन कर लेते हैं, आंसर हमें आराम से मिल गया। अच्छा, इम्पैल्पेबल क्या होता है, इम्पैल्पेबल होता है अदृश्य, अदृश्य, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, 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 है ना। इनएक्सप्रेसिबल अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है, अवर्णनीय होती हैं। इन लग गया, इसके आगे परिफिक्स, इसके आगे लग गया इम, उसके बाद कोई परिफिक्स वाले नहीं है। अगर आप पैल्पेबल कहोगे तो ये दृश्यमान चीज़ें हो जाएंगी, एक्सप्रेसिबल कहोगे तो वर्णनीय हो जाएंगी। इस तरीके से भी आप एंटोनियम्स
एंड सिनोनिम्स एक दूसरे के बना सकते हो। वर्ड्स के साथ खेलना सीखना पड़ेगा हमें, या इस तरीके की टैक्टिक्स हमें सीखनी पड़ेंगी जो कि हमारे लिए वोकैबुलरी में जो हमारी वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये बताना है कि प्रॉपर जो ईडियम, एप्रोप्रिएट ईडियम फिल करना है ब्लैंक्स में, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑप्शंस में 4 ईडियम्स हमें दिए हुए होंगे, उनमें से एक सेंटेंस पढ़ के हमने इसमें क्या करना है, फिट एक तरीके से करना है, ठीक है। ओके, देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन। आई रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। ये वर्ड आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट आसान है थोड़ा सा वर्ड, लेकिन स्पेलिंग टेस्ट में कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं चलती, ठीक है। अब देखो, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, भैया ये क्लिक होके रह गया, हाँ ठीक है, अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा ऑप्शन है और जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसको अच्छे तरीके से समझ के फिर हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो, बहुत सारे मंथ्स के डेडिकेशन और एफर्ट के बाद मैंने कंप्लीट कर दिया, फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन को मैंने कंप्लीट कर दिया। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। इस काम को करने के बाद मैं अपने आप को इनमें से डैश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं या क्या कर सकती हूँ। ईट लाइक अ हॉर्स, मैंने ब्लैक बुक से बहुत 80+ वीडियोस डाल रखे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, आप लोग चैनल पे देख सकते हो जाके। आप स्किल IQ एजुकेशन पे देख लो या फिर शिक्षा और अध्ययन पे देख लो, दोनों पे वो सेम प्लेलिस्ट डाल रखी है। गलत नहीं होंगे भाई आपके, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी डाल रखे हैं। 80+ वीडियोस ही उसमें देखने को मिलते हैं। मेरे को नहीं लगता कि SSC में या कहीं पे भी बैंकिंग में भी आप मार खाओगे, अगर वो प्लेलिस्ट आप पूरे देख चुके होंगे तो। उसमें ही रिपीटेशन आ जाता है, मैं अगर आपको सच बताऊं तो, ठीक है। तो ईट लाइक अ हॉर्स मतलब खाना खाने से रिलेटेड है, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत ज़्यादा जब खाना खाते हैं तो ईट लाइक अ हॉर्स बोलते हैं। अप ए क्रीक विदाउट अ पैडल, अप ए क्रीक विदाउट अ पैडल का मतलब क्या होता है, आप जो है बहुत बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए, बहुत मुश्किल स्थिति में फंस जाना, ठीक है। क्या करना, बहुत मुश्किल स्थिति में आप जो है फंस गए, ठीक है। ये जो है आपका क्या होता है, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल। अच्छा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमारे मन में विचार आ रहा है कि इस काम को मैं करूं या ना करूं, है ना। तो व्हाट टू डू की सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड आता है, मतलब गर्म और ठंडा पानी फेंक रहे हो। कभी आप गर्म पानी में नहाना चाहते हो, कभी आप ठंडे पानी में नहाना चाहते हो। अपनी फिलोसफी बनाओ, अपनी बात जो है एक तरीके से बनाओ जिससे आपको ये दिमाग में रहे कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, राइट। ये चीज़। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, अपने आप को थपथपाना, थप थपाना, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को शाबाशी देना खुद को, क्योंकि यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगे बड़ी आसानी से कि यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ रहा है। मैंने है ना अपने आप की पीठ थपथपाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जो कि हमें ये कह रहा है कि पेट माई सेल्फ ऑन द बैक। बाकी सब ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके का है। अंडरलाइंड जो है ईडियम है, उसको जो है सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर, और उसका हमें क्या बताना है कि उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इस ईडियम से। नीचे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से एक के साथ। द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉन द हार्ट्स ऑफ द मेंबर्स थ्रू हिज मेडन स्पीच ड्यूरिंग द सेशन इन स्टेट काउंसिल। तो मेडन स्पीच क्या होती है, फाइनल स्पीच नहीं भाई, फर्स्ट स्पीच वेरी गुड, क्लोजर स्पीच नहीं होती, लॉजिकल स्पीच का यहाँ पे कोई बात नहीं बन रही। तो फर्स्ट स्पीच को हम मेडन स्पीच एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जीत के आया था लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट जो भी नीचे सेंटेंस में दे रखा है उसका। देखो,
Even if you have never heard his name, you have probably met someone with his words tattooed on their skin, heard them sung at a music concert. देखो हमें किसको रिप्लेस करना है, टैटूड ऑन देयर स्किन. देखो टैटूड का स्पेलिंग तो शायद गलत नहीं है क्योंकि सब जगह एक जैसा लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे देखो थ्रू है, यहाँ पे अंटिल है, यहाँ पे ओवरडूइंग है, यहाँ पे ऑन है, फिर देयर स्किन भी ठीक लिखा हुआ है. इसका मतलब हमें प्रेपोजिशन का डिमांड कर रहा है. ठीक है, ओवरडूइंग को तो आप वैसे ही काट सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, स्किन की, तो इन हो नहीं सकता. तो स्किन की जब आप बात करोगे तो स्किन के ऊपर होगा ना, तो के ऊपर होगा और किसी भी बात के साथ टच होने की बात चल रही है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑन स्किन होगा क्योंकि स्किन के ऊपर टैटू बनाया ना जो कि टच्ड है स्किन के साथ, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑन आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, हमारे पास पैरा जंबल आ गया है. जंबल्ड ऑर्डर में दे रखा है सेंटेंसेस को, उनको हमने मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर देना है थ्रू दीज ऑप्शंस या यूजिंग दीज ऑप्शंस. एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता. बाय आ गया इसमें, ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता. बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लोथ्स, मनी और ग्रेन. फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, ये हो सकता है क्या, हो गया, ये तो पहले नंबर पे. ए ऑप्शन जो है नहीं हो सकता. आपके सी ऑप्शंस में दे रखे हैं तो आपके बनाने पड़ेंगे इन तीनों में से कोई. अच्छा, बाय बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो पहले नंबर पे आ ही गया, तो ये तो हमारा पहले नंबर पे हो ही गया. उसके बाद मैं किस ऑप्शन को ले लेता हूँ, मैं बी ऑप्शन को ही ले लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, बी ऑप्शन को ही ले लेता हूँ. देखो फेस्टिवल्स आर इन इंडिया सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस. उसके बाद हमारा क्या आया, बी ऑप्शन. बाय प्रोवाइडिंग देम, नहीं, किसको प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए ये ऑप्शन कट गया. फिर ए ले लेता हूँ. ठीक है, ए ले लेता हूँ यहाँ पे. तो ये कह रहा है कि फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस एट द सेम टाइम. कौन से टाइम की बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी कट गया. तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया. अब बनाना भी पड़ेगा. जो फेस्टिवल्स हैं इंडिया में वो सेलिब्रेट किए जाते हैं हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए. फिर एट द सेम टाइम, नहीं, बाय बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड, उसके बाद एट द सेम टाइम, उसी समय पे गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, हैप्पीनेस देने के लिए पुअर्स को. बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथ्स, मनी और ग्रेन. ये सबसे बेस्ट जो है सीक्वेंस आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको सही तरीके से देखने को मिला है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो पैसिव वॉइस का आ रहा है. और क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें दे रखा है. ये दे रखा है द शेफ. अब मैं इसको चीफ नहीं पढ़ूंगा, शेफ हो गया. देखो बार बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, इसी को तो रिवीजन बोलते हैं भैया. बार बार पढ़ रहे हैं, मैं इसको चीफ पढ़ रहा था. शेफ प्रीपेयर्स द मील विद ग्रेट केयर. भाई इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे. ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे. ठीक है, 24 तारीख 9वां महीना 2024 का शिफ्ट 3rd क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी जो भी आपका आंसर है. ठीक है, उसके बाद आपने आंसर लिखना है विद रूल. कैसे ये चेंज किया आपने, वो चीज़ भी आपने बतानी है इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बार बार हम इसका रिवीजन कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, सिनोनिम बताना है नेसेसरी का. ठीक है, नेसेसरी मतलब जरूरी. ठीक है, जरूरी, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण. ठीक है, इसका सिनोनिम आपका पोटेंशियल, एग्जिटेंशियल या फिर एसेंशियल या फिर स्पेशल. स्पेशल मतलब स्थान से रिलेटेड होता है. एग्जिटेंशियल मतलब कोई चीज़ का अस्तित्व एक तरीके से है, किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में बात करता है. पोटेंशियल मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो है क्या है, उस तरीके की पोटेंशियल है, उस तरीके की संभावना है कि वो
काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो चीज़ संभावना से रिलेटेड बात करता है। तो एसेंशियल इज़ द राइट आंसर, जो कि हमारा नेसेसरी के लिए क्या होगा, सिनोनिम होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है फिर से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना है, ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी आपका है। देखो, द नॉवेल्स ऑफ डिकन्स आर बीइंग रेड बाय मयंक। देखो यहाँ पे फोकस करो, इज एम आर प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन, सॉरी ये दे रखा है आर, इज एम आर, उसके बाद आपका बीइंग दे रखा है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है। इसको आप रिवर्स जब गियर में डालोगे तो आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे इज एम आर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। मयंक 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 मयंक, इज है यहाँ पे, हैज़ वॉज ये सब काट दो, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मयंक इज रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ डिकन्स, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, फियर ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स से जब हमें डर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। नहीं भाई, ये तो हमें संकरी या भीड़ भाड़ वाले जो इलाके होते हैं ना, उसमें डर जो लगता है ना, उसको बोलते हैं, देखो, फोबिया। फोबिया फोबिया मीन्स होता है डर। ये बहुत सारे फोबियाज होते हैं, शायद मुझे करवाने पड़ेंगे ये। ठीक है, ओके। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया इसको प्रोनाउंस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, याद है। इसमें होता है कि हमें विदेशी जो लोग होते हैं ना, उनसे हमें डर लगता है, विदेशियों से जब डर लगता है, इसको हम जो है जीनोफोबिया एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है। ओपीडियोफोबिया बड़ा अच्छा है वर्ड, और स्पेलिंग टेस्ट में तो ये मेरे ख्याल से सारे ही हो सकते हैं। तो ओपीडियोफोबिया ओपीडियोफोबिया होता है सांप से जब हमें डर लगता है, सांप से जब हमें डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में जो है बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, बड़ा 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 स्पेलिंग लिखा हुआ है, इसको भी हमें ढूंढना है। सिनजेनिसोफोबिया, सिनजेनिसोफोबिया। ठीक है, सिनजेनिसोफोबिया। ठीक है, ये कौन सा डर होता है, ये जो हमारा डर होता है, ये डर होता है जब हमें अपने रिलेटिव्स से जो हमें डर लगता है। ठीक है, अपने रिलेटिव्स यानी कि सगे संबंधियों से जब हमें डर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनजेनिसोफोबिया एक तरीके से हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला आ गया हमारा क्लोज टेस्ट, जिसमें 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देख लेते हैं हम केयरफुली। लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज डैश। मतलब जो लिसनिंग है, सुनना जो है वो स्टार्ट होता है, जो सुनना है वो स्टार्ट होता है हियरिंग से, बट गोज क्या, टुवर्ड्स, अक्रॉस, बियॉन्ड या फिर थ्रू आउट। तो इसमें हम लोग जो है बोल सकते हैं बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड। देखो बात क्या की जा रही है कि जो गोज बियॉन्ड, इसका ये जो है एक क्या होता है हमारा, इसको आप जो है ना एक ये बोल सकते हो कि फ्रेजल वर्ब है ये हमारी। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अधिक जो है होना, उसको हम क्या बोलते हैं, गो बियॉन्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना, गो बियॉन्ड आप जो है फ्रेजल वर्ब के रूप में बताते हो। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी लिसनिंग होती है, जो लिसनिंग है उसकी जो शुरुआत है वो हियरिंग से होती है, लेकिन इससे ऊपर चली जाती है लिसनिंग, या उससे परे होती है जो लिसनिंग है वो। ठीक है, हियरिंग से परे होती है लिसनिंग। ठीक है, ओके। अलग चीज़ है, मतलब थोड़ी सी अलग चीज़ है, क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं, एक ही चीज़ जो है उसको हम एक तरीके से मानने लग जाते हैं, जबकि एक चीज़ वो नहीं होती है एक्चुअल में। ठीक है, ओके, इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हियरिंग, सुनना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, बट इज नॉट सिग्निफिकेंट डैश फॉर लिसनिंग। वो सिग्निफिकेंट नहीं है किसके लिए, लिसनिंग के लिए। तो प्लेस, डिकम या फिर कंडीशन या फिर सिनेरियो। तो वो जो है ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ऐसी क्या नहीं है,
कंडीशन नहीं है। दूसरे शब्दों में हम थोड़ा सा और दूसरी तरीके से हम समझने की एक तरीके से कोशिश करते हैं। देखो कंडीशन का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे कंडीशन का मतलब हो जाएगा कोई दूसरी चीज़ होने से जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ एक तरीके से होती है, ठीक है, उसका होना ज़रूरी है। किसी दूसरी चीज़ के होने से ज़्यादा ज़रूरी किसी दूसरी चीज़ का होना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि दूसरे शब्दों में अगर आप बात करोगे जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी है, लेकिन लिसनिंग के लिए सिग्निफिकेंट जो है एक तरीके से वो कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये कह रखा ना, बट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट कंडीशन फॉर लिसनिंग, ठीक है। ओके, हियरिंग ज़रूरी है लेकिन लिसनिंग के लिए एक अलग कंडीशन की ज़रूरत होती है। लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, ये तो है ही। लिसनिंग इज़ अ प्रोसेस दैट डैश कॉन्सेंट्रेशन, लिसनिंग को किस कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, कॉल्स फॉर, डिस्पोजेस ऑफ, या फिर टेक्स फॉर, या फिर ब्रिंग्स अप, इसके लिए कॉल्स फॉर कहेंगे हम लोग, ठीक है। कॉल्स फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, टू डिमांड यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है किसी भी पर्टिकुलर समय पे, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, और वो भी किसके साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। तो इसलिए कॉल्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब के रूप में हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। व्हाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, ये भी ज़रूरी है। ऑब्जर्वेंट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तब, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप दूसरे शब्दों में कहोगे तो लिसनिंग हैज़ टू डू विद द ईयर्स, लिसनिंग तो ईयर्स से ही होगी, डैश विद द आइज एंड द माइंड। देखो इसमें यहाँ पे क्या कर रखा है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रखा है। देखो एक तो ईयर्स की बात कर दी, एक आइज़ की बात कर दी, एक माइंड की बात कर दी, तो ऑल्दो नहीं हो सकता, रेदर नहीं हो सकता, येट नहीं हो सकता, एज वेल एज रहेगा। एज वेल एज जो है इन सब चीज़ों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। क्या होगा, कनेक्ट कर देगा ये चीज़ों को, ठीक है। दूसरी चीज़ों को और ज़्यादा उनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें एज वेल एज की जो है ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, क्योंकि आइज़ को, माइंड को, इन सब चीज़ों को, ईयर्स को, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना है एक तरीके से। व्हाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, इन अदर वर्ड्स लिसनिंग हैज़ टू डू विद द आइज़ एज वेल एज, आइज़ तो, ईयर्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको दिमाग और आँखें भी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को, वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आपकी वो ऑब्जर्वेशन है ना, जो अवलोकन है आपका, वो ताकि अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। इसलिए एज वेल एज हमारा यहाँ पे ज़रूरी होगा। लिसनिंग इज़ टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन, वेरी गुड। बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस, वेरी गुड। गुड कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियली ए या फिर एन प्रोसेस, किसके द्वारा अच्छी कम्युनिकेशन जो है हम लोग कर सकते हैं, ऑनरस, ऑब्नॉक्शियस, या फिर इंटरएक्टिव, या फिर पैक्यूनरी। इंटरएक्टिव, by this process we will be a good observant, ठीक है। हम बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट बन सकते हैं इंटरएक्टिव जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा। देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम कई बार क्या कहते हैं कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। अब देखो एक बात बताओ, मैं है ना पढ़ा सकता हूँ, अगर आप मुझे एक अंग्रेज़ के साथ उस लेवल का कम्युनिकेशन करने के लिए कहोगे तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज़ मेरा वो एनवायरनमेंट नहीं है। मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करता, मैं सिर्फ टीचिंग कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसका यूज़ करूँगा इन माय कम्युनिकेशन स्किल, तो मैं उस चीज़ को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाऊँगा, राइट। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। तो वो जो प्रोसेस होती है वो बाय इंटरेक्टिव जो प्रोसेस होती है उसके तहत हमारी आती है, जो स्पीकिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। एक तो मुझे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो उसका मतलब क्या है, आपको डिमांड क्या है आपकी उस इंग्लिश से, उस इंग्लिश को सीख के आप करना क्या चाहते हैं, आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, है ना। आपका काम है इंग्लिश स्पीकिंग का, आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, आपको विदेश जाना है, आइलेट्स में ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आप PTE कुछ इस तरीके का होता है वो कर रहे हैं, या और कुछ कर रहे हैं, या इंग्लिश टीचर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है। तभी मैं फ्रीक्वेंटली बोल पाता हूँ कि
जो है आपको क्या करना चाहिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। शेयर करने से पहले आपको दो चीज़ें करनी होंगी, एक तो लाइक करना होगा, एक चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देन यू कैन शेयर इट, ठीक है। ओके, फिर आपके पास है कमेंट बॉक्स, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं और सजेशन आप लोग वहाँ पे ज़रूर से दिया करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस के आंसर्स और सजेशंस ज़रूर दिया करो। एक मैंने संडे लाइव का प्रोग्राम रखा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लिया करो, ताकि मुझे लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, ठीक है। हमारे साथ हैं कि नहीं हैं आप लोग, उसका पता मुझे तभी चलता है जब लोग आप लाइव जो हमारा सेशन है उसमें आप लोग जो है आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, विद दिस पार्ट हम लोग जो है 30th जो है CCL का PYQ कर चुके हैं। टोटल आपके 36 जो है शिफ्ट है, 6 शिफ्ट और बचते हैं आपके, ठीक है। फिर एक वीडियो में एक आपका डाल देंगे। एक मेरा राजबीर सिंह ऑफिशियल नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, 600 समथिंग वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। शिक्षा और अध्ययन को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, 600 प्लस वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या डालने वाला हूँ, वहाँ पे मैं कुछ जो है CCL के ये PYQs है ना, इनके एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, तो उन तीनों शिफ्टों को एक वीडियो में बना के मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। जिसको वहाँ से देखना देख लेना, ठीक है। लास्ट में मैं स्किल IQ एजुकेशन पे जो है आपका डाल दूँगा क्या, जो आपका मैराथन जो क्लास होगा, जिसमें आपका क्या होगा, सारे के सारे 36 के 36 शिफ्ट होंगे, उसको मैं डाल दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।